Good morning, students. My name is Rajesh Singh, biology lecturer, DPM School, सरसेना। हम टॉपिक है हमारा रक्त। रक्त क्या है? एक ऊतक है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण की मेसोडर्म। उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण की मेसोडर्म। क्यों? जब भ्रूण बनता है उस समय पर एक अवस्था आती है भ्रूण की गैस्ट्रुला। उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, या बाह्य चर्म, मध्य चर्म और अंतःचर्म। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेसोडर्म से होती है। कौन सा ऊतक होता है? ऊतक में होते हैं उसमें यह होता है तरल संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ये जो रक्त की मात्रा है वो हमारे शरीर में कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति के में लगभग 5.4 लीटर। हमारे शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है रक्त? 8%। रक्त की पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.4। एक वैज्ञानिक था कोनेन ने इसे रक्त को क्या कहा था? जीवन की सरिता। क्या कहा था? जीवन की सरिता। कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? कोनेन नामक वैज्ञानिक ने। अब जो देखो रक्त किससे बना हुआ है? जो रक्त है वो किससे बना हुआ है? किस किस से मिलकर बनता है? तो रक्त जो है ये बना होता है प्लाज्मा व रक्त कण का। रक्त कणिकाएं, या इसको बोलते हैं ब्लड कार्पस। प्लाज्मा जो होता है रक्त में वो होता है 55%। प्लाज्मा की मात्रा होती है 45% रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा किसका बनता है? प्लाज्मा में होता है जल 90% और एक होता है ठोस पदार्थ। ये कितने होते हैं? 10%। ठोस पदार्थ में भी होते हैं कार्बनिक पदार्थ, एक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो होते हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथोमिन, हार्मोन, एंजाइम्स। इस तरह से ये कार्बनिक में आते हैं। और अकार्बनिक में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लगभग 7 से 8%, लगभग 1 से 2% क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस तरह से रक्त जो है प्लाज्मा रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है। प्लाज्मा जो है उसमें 90% जल, 10% ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ में 7 से 8% कार्बनिक पदार्थ और 1 से 2 अकार्बनिक पदार्थ। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं? रक्त कणिकाएं 3 होती हैं। एक तो होती है आरबीसी नंबर 1, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 होती। आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। इसका एक नाम हो रहा है रक्ताणु, श्वेताणु और बिंबाणु। हिंदी में रक्ताणु आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का है श्वेताणु और प्लेटलेट्स का है कौन सा? बिंबाणु। ठीक है, आगे देखो। हम बात करते हैं किसकी? आरबीसी। सबसे पहले जो आरबीसी है, आरबीसी की उत्पत्ति जो होती है कहां से निकल के आती है? ये अस्थि मज्जा से। आरबीसी की उत्पत्ति कहां से होती है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। आरबीसी की उत्पत्ति अस्थि मज्जा या बोन मैरो से होती है। आरबीसी की उत्पत्ति अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से होती है। जो आरबीसी होती है उसका
ये कर्णकाई, इसमें क्या होता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक वाले स्थान पर क्या होता है एक्चुअली। तो यूँ कह सकते हैं स्तनधारी जो होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, उस स्थान पर इसमें हीमोग्लोबिन समाहित होता है। तो अब देखो कुछ स्तनधारी ऐसे भी हैं जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है, जैसे ऊंट व लामा। लामा भीड़ की तरह होता है और थोड़ी इसकी गर्दन लंबी होती है और ये अपने बर्फीले इलाकों में पाया जाता है जानवर। ऊंट व लामा दोनों ऐसे जंतु होते हैं जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। ऐसे स्तनधारी जंतु हैं। मनुष्य में आरबीसी का जो व्यास है वो 7 से कितना होता है, 7.4 से जो कह सकते हो 8 म्यू व्यास होता है इसका। सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, हाथी की। सबसे छोटी आरबीसी मस्क, डियर, हिरण की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की, स्तनधारियों में सबसे छोटी मस्क डियर की। अब देखो इसमें आरबीसी जो है सबसे बड़ी कॉर्डेट्स में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबिया वर्ग में एक है एम्फ्यूमा। एम्फ्यूमा की आरबीसी सभी कॉर्डेट्स में सबसे बड़ी होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की, सबसे छोटी मस्क डियर की, और इनमें कॉर्डेट्स में सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फ्यूमा की। आरबीसी की उत्पत्ति होगी जब केंद्रक नहीं है, तो सीधी सी बात है कोष इसका विभाजन होगा नहीं, विभाजन नहीं होगा तो उत्पत्ति डायरेक्ट हो रही है, और डायरेक्ट उत्पत्ति हो रही है और इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन। सामान्य व्यक्ति में नर व मादा में की संख्या 45 लाख से 55 लाख प्रति घन mm होती है। 45 लाख से 55 लाख प्रति घन mm होती है। अब यदि आरबीसी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। यदि कम हो जाती है तो उसको कहते हैं क्या, एनीमिया। आरबीसी का कम होना एनीमिया, अधिक कम कमी, संख्या, जीवन अवधि, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, किसमें, ये स्तनधारी में, ये भी स्तनधारी में, ये कॉर्डेट्स में, कॉर्डेटा सबसे बड़ी। तो सब इस तरह से ये आरबीसी होती हैं। आरबीसी की उत्पत्ति अस्थिमज्जा से होती है। आरबीसी की उत्पत्ति अस्थिमज्जा से हो गई। जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन होती है। संख्या कितनी होती है, 45 लाख से 55 लाख प्रति घन में होती है। सबसे बड़ी आरबीसी कॉर्डेट्स जंतुओं में एम्फीबिया वर्ग का जंतु एम्फीमा की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारी में हाथी की होती है। सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारी में मस्क डियर की होती है। और ऐसे 2 स्तनधारी जंतु हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऊंट व लामा। बाकी सब किसी भी स्तनधारी में केंद्रक या आरबीसी में केंद्रक, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी को कैसे पहचानोगे, ऐसे जंतु जिसमें ये कर्णपल्लव होते हैं ये, और स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो सभी जंतु कैसे होते हैं, स्तनधारी होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ चूहा, अब ये नहीं है कि वो बिल में होकर के जा रहा है तो वो इसका मतलब स्तनधारी नहीं है। क्यों, क्योंकि चूहा में कर्णपल्लव है। चमगादड़, अब ये नहीं है कि वो उड़ता है तो वो स्तनधारी नहीं है। क्यों, क्योंकि स्तनधारी हो, क्योंकि उसमें कर्णपल्लव भी है, स्तन ग्रंथियां भी होती हैं। तो चमगादड़, चूहा है ना, और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य,
खरगोश, ये सभी कौन से जंतु होते हैं? स्तनधारी जंतु होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी WBC की। अब ये जो WBC है उससे पहले थोड़ा सा बता देता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन एक श्वेतनीय वर्णक होता है। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन है, इसकी मात्रा एक सामान्य व्यक्ति नर के अंदर 11 से 16 ग्राम प्रति 100 ml या 11 से 16 ग्राम प्रति ml होती है। फीमेल के अंदर 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। ये वो होता है हमारे श्वेतनीय वर्णक पेशियों में पाया जाता है, मसल्स के अंदर, उसका नाम है मायोग्लोबिन। और रक्त में पाया जाता है, उसका श्वेतनीय वर्णक का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन, जो ये पाया जा रहा है। अब बात करते हैं WBC की। WBC की उत्पत्ति अस्थि मज्जा से होती है। इसकी संख्या सामान्य व्यक्ति में 6000 से 10,000 प्रति घनो mm होती है। 6000 से 10,000 प्रति घन में होती है किसकी? WBC संख्या। उत्पत्ति होगी कहाँ से? अस्थि मज्जा से। आगे देखो, WBC जो होती है उनके अंदर पाया जाता है। RBC व WBC दोनों का अनुपात 600:1 होता है। मतलब WBC से RBC होती है वो 600 गुना अधिक होती हैं। अब WBC जो है ये कणिका रूपी कणिका में व कणिका में दो प्रकार की होती हैं। कणिका मतलब जब WBC के कोशिका द्रव में कण रूपी संरचनाएं होती हैं तो उसको कणिका में कहते हैं, और जब कोशिका द्रव के अंदर कणिका रूपी संरचनाएं होंगी तो वो कणिका में कहेंगे। कणिका में जो होती हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल मतलब कण, ग्रेन्यूलोसाइट इनको कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन सी होंगी? ये 3 होती हैं। ये तो होती हैं एसिडोफिल, एक होती हैं बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल मतलब इनका नाम एक और है इओसिनोफिल। एसिडोफिल ऐसी WBC जो अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित हो जाती हैं और लाल गुलाबी हो जाती हैं, उनको एसिडोफिल कहते हैं। इनकी संख्या लगभग पूरे WBC की 2.5% होती है। बेसोफिल की 0.5% होती है। न्यूट्रोफिल लगभग 62% होती हैं। बेसोफिल हैं, ये क्या है? एक प्रकार से एंटी हिस्टामिन की तरह होती हैं। ये अस्थमा जब अंतर परजीवियों का संक्रमण हो जाता है उस समय पर ये बढ़ जाती हैं। बेसोफिल होती हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन का सीक्रेशन करती हैं, श्रावण करती हैं, और ये एक तरह से एलर्जी के समय बढ़ जाती हैं। न्यूट्रोफिल हैं, वो 62% होती हैं, जो जब पूरी संपूर्ण WBC की सबसे अधिक मात्रा में होती हैं। सबसे ज़्यादा संख्या होती है न्यूट्रोफिल, और सबसे कम संख्या में कौन सी होती है? बेसोफिल। अब बात करते हैं कौन सी? एकणका में की। ये नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं किसकी? कणिका में। कणिका में आ जाएंगी एक तो मोनोसाइट और एक होगी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती हैं ये कितनी होती हैं? लगभग 5%। लिम्फोसाइट होती हैं लगभग 25 से 30%। मोनोसाइट जो हैं सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट, सबसे छोटी बेसोफिल, सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल, सबसे कम संख्या में बेसोफिल। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों मिलकर के महाभक्षाणु प्रवृत्ति की होती हैं। मतलब
जो है रोगाणु उनका क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। लिम्फोसाइट में दो होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी। बी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अस्थि मज्जा से। परिपक्व में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। टी लिम्फोसाइट की उत्पत्ति अस्थि मज्जा से और परिपक्व कहाँ होता है, बोन मैरो। मतलब उत्पत्ति हुई अस्थि मज्जा बोन मैरो में और परिपक्व कहाँ होगा, थाइमस के अंदर। कौन सी ग्रंथि में होगा, थाइमस में। दोनों ही प्रतिरक्षी बनाने का काम करती है ये, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है ना। टी मतलब एक तरह, बी और टी दोनों प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती हैं शरीर के अंदर। यदि WBC बढ़ जाती हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कम हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकेपिनिया। WBC का बढ़ना ल्यूकेमिया, या इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। कम ही हो जाना ल्यूकेपिनिया। तो इस तरह से ये WBC होती हैं। अब यहाँ देखें, जो ये कण, ये हैं कणिकाएं, ये तरह से होती है जैसे इस तरह से हो गई। अब इनके अंदर जो एक कोष का द्रव्य है, इसमें कणों की संरचना आएंगी और इसमें ये जो है ना इनका केंद्रक है वो इस तरह से पिंड के रूप में होगा। और एक कणिका में वाली होंगी उनमें केंद्रक ये बड़ा हो जाएगा, इनके कोष का में यूँ कह सकते हैं एक तरह से कणों की संख्याएं नहीं होती हैं। तो दोनों में डिफरेंट हो गया, कणिका रूप, एक कणिका रूपी और एक कणिका रूपी। ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की। या इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी WBC जीवन अवधि लगभग होती है 3 से 12 दिन होती है। प्लेटलेट्स हैं ये सामान्य व्यक्ति के अंदर कितनी होती हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घने में होती हैं। इनकी जीवन अवधि लगभग 7 से 12 दिन होती है। और यूँ कह सकते हैं प्लेटलेट्स जो है वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। इसका रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। जितनी छोटी प्लेटलेट्स होंगी रक्त का थक्का उतना ही जल्दी बनेगा, जितनी बड़ी प्लेटलेट्स होंगी रक्त का शरीर के अंदर उतनी ही लेट बनेगा। थक्का मतलब है कि जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो रक्त बहता रहता है, रक्त को रोक अपने आप कुछ समय बाद में रुक जाता है। तो इसका मतलब है कि रक्त क्या बनेगा, थक्का। थक्का मतलब इसका अंदर एक जम जाना एक तरह से। तो इस तरह से हमारे रक्त है वो प्लाज्मा का बता दिया था, 90% जल और 10% ठोस पदार्थ। रक्त कणिकाएं 3 होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों होती हैं। आगे देखो, इसमें यदि प्लेटलेट्स बढ़ती हैं तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम हो जाती हैं तो थ्रोम्बोपिनिया। मतलब प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बढ़ जाना थ्रोम्बोसाइटोसिस और कम हो जाना थ्रोम्बोपिनिया। जैसे WBC का बढ़ना ल्यूकेमिया, कम हो जाना ल्यूकेपिनिया। इसी प्रकार से RBC का कम हो जाना एनीमिया और बढ़ जाना पॉलीसाइथेमिया। तो इस तरह से रक्त जो है इनका बना होता है। आगे देखो, अब रक्त का काम क्या हुआ, क्या करता है रक्त, हमारे गैसों का परिवहन जो है वो रक्त के माध्यम से होता है। उत्सर्जित पदार्थों का संवहन के माध्यम से होता है रक्त के माध्यम से। भोज्य पदार्थों का संवहन या संचरण भी रक्त के माध्यम से होता है। रोगों का परीक्षण भी रक्त के माध्यम से होता है। रोगों से बचाव भी रक्त के माध्यम से होता है। इस तरह के क्या होते हैं, कुछ रक्तों जो रक्त होता है ब्लड होता है उसके कार्य होते हैं। उससे आगे हम पढ़ें, जैसे टॉपिक है अपना रक्तदान। कौन सा टॉपिक है, रक्तदान। रक्तदान किसे कहेंगे, देखो कि कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे ये कोई व्यक्ति है दिख रहा है और ये कोई रोगी व्यक्ति है, ये भी दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है दोनों। ये रोगी है, रोगी है तो इसको रक्त चाहिए, तो ये ग्राही है। ये व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ है तो ये इसका मतलब है स्वस्थ है तो ये रक्त दे सकता है, दाता है। तो जब कोई
स्वस्थ दाता व्यक्ति से जब रोगी ग्राही व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। रक्तदान करने से पहले हमें क्या करना होता है कि हमारे जो प्रतिजन है, हमारे शरीर के अंदर रक्त जैसे होते हैं, रक्त समूह हमारे होंगे, रक्त समूह के अंदर क्या होते हैं? प्रतिजन और प्रतिरक्षी होती है। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होती है वो देखो पहले तो। रक्तदान की परिभाषा समझ में आ गई सबको? जब किसी स्वस्थ व्यक्ति से या जब किसी स्वस्थ दाता व्यक्ति से रोगी ग्राही व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। रक्तदान करते समय हमें ये जरूर पता होना चाहिए कौन किसको दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त समूह। एक होते हैं क्या? प्रतिजन। एक क्या होते हैं? प्रतिरक्षी। प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की झिल्ली पर। प्रतिरक्षी कहाँ होते हैं? सीरम में। रक्त समूह कौन कौन से हैं? ए बी ओ। ए बी ओ। ए वाले में प्रतिजन ए, बी वाले में बी, ए बी वाले में प्रतिजन ए बी, और ओ में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता।